नवंबर को आने में कुछ ही दिन बाकी थे। दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी थी। रात के 11 बज रहे थे। तेज हवा के झोंके से खिड़की का पर्दा कुछ ऊपर सरका और खिड़की की से ठंडी हवा का झोंका मुझे कपकपा गया। मैं क्विल्ट की आगोश में समा गई। मन तो मेरा पति अनुज ने सानिध्य के जाके उन स्पर्श की उष्णता से सिमट जाने का था, पर वो हमेशा की तरह अपने लैपटॉप में व्यस्त थे। साथ में सामने लगे टीवी की स्क्रीन पर शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव भी देख रहे थे। बीच बीच में उनकी बगल में रखे फोन पर मेल्स की घंटी भी बज बज कर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही थी। कुल मिला के मैं निसंकोच करती हूँ कि उन्हें मुझसे ज़्यादा शेयर मार्केट में और बीवी से ज़्यादा टीवी में दिलचस्पी है। मैं हर बार मन महसूस कर रह जाती हूँ कि उनसे कहना चाहती थी कि देखो अभी भी मैं कितनी हसीन हूँ और मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है। ऐसे में ही नहीं, मेरे संपर्क में आने वाला हर शख्स कहता है बस उन्हें ही दिखाई नहीं देता। फिर मैं भी रुक करवट बदल कर दूसरी तरफ मुँह कर सोया करती हूँ, पर उस निर्मोही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है मैं थक कर सो गई हूँ। ऐसी ही एक रात मेरे मोबाइल में फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। सेंडर का प्रोफाइल बहुत ही आकर्षित था। मैंने फ़ोटो को जूम करके देखा। लाल गालों वाला गोरा चिट्टा कसे डोले सोले बनाए हुए बाजुओं वाला आकर्षक युवक, मेरा बल्लियों नाचने वाला। मैं मन स्नेह निमंत्रण कर गदगद हो गया। अगले दिन सब काम निपटा कर मैं मोबाइल पर बैठी। फिर मेरी नज़र उस रिक्वेस्ट पर आई। मैंने उस बिना पल गवाए उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करते ही मैसेंजर पर मैसेज की बौछार आई। हे क्यूट, आप शादीशुदा होते हुए इतनी सुंदर हैं। इन शब्दों की ठंडी बौछार से भी ऐसी खिल उठी मानो किसी बंजर जमीन पर अरसे बाद एक गुलाब खिल आया हो, महकता खिलता मुस्कुराता लुभाता। याद नहीं आखिरी बार अंश ने मुझे कब इन शब्दों से संबोधित किया था। मुझ में कुछ आत्मविश्वास जागा था और मैंने एक लाठे पे रिप्लाई भेजा। मुझे लगता है कि मैं आपकी हर महिला मित्र को ऐसे ही बोलते होंगे। अगर आप दोस्त बन जाएं तो मुझे लगता है यह तारीफ आपकी अंतिम तारीफ होगी। और उसने तुरंत जवाब दिया, हम साथ ही नहीं बन सकते क्योंकि मेरे तो पहले ही 3 साथी हैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। अगर आप चाहें तो आप भी मुझे अपने दोस्त के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कई दिनों तक इस तरह के प्रणय निवेदनों में पिघल मैंने उसके फेसबुक खोल कर देखा। वह दिल्ली के एविएशन स्कूल में पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसका नाम अविनाश था। प्रभावित होकर मैंने भी एक मैसेज कर दिया, हाय गुड लव योर प्रोफाइल। बस फिर क्या था, मैं एक ऐसी अनजानी राह पर चल पड़ी थी जिस पर कोमल पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, जिनकी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। एक नई जिंदगी की आहट अपने दोनों बाहों पसारे मुझे बुला रही थी। इस राह में चलने में मुझे हौसलों की ज़रूरत थी, जो हौसला मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं जुटा पाई थी। पर अब वह हौसला जाने कहाँ से मुझ में आ गया था। उससे बात करके मैं अपने आप को बहुत स्पेशल महसूस कर रही थी। एक अलग ही दुनिया जहाँ मैं माँ और पत्नी नहीं बल्कि 18 साल का नौयौवना भी शुरू हो गया था। चैट करते समय मैं स्वयं अचंभित थी कि वह आखिर चाहता क्या था। उसे पूरी दुनिया में मैं ही मिली, पूरे 10 साल बड़ी और मैं उससे बड़ी मैरिड। मेरे संकोच देखकर उसने कहा था, विश्वास रखो, कोई गलत इरादे से आपसे बात नहीं करता हूँ। मैं ही साहित्य में रुचि रखता हूँ। एसबी पर पोस्ट की कि आपकी रचनाएं बहुत अपनी सी लगी और आपसे एक भावनात्मक जुड़ाव सा हो गया। कभी भी उसकी बातों में उसके प्रणय निवेदन से मुझे छिछोरेपन काबू नहीं आई थी। कोई अदृश्य शक्ति मुझे वो उसकी तरफ धकेले जा रही थी। मुझे अक्सर एक किताब की यह पंक्ति याद आ जाती है, कुछ रिश्ते आत्मिक होते हैं और हर जन्म में हम किसी न किसी रूप में जुड़ ही जाते हैं। शायद
यह पिछले जन्म में बिछड़ा हो या कोई रिश्ता, ऐसे अनुमान लगाया। यू कर लाइफ या डायमंड इन माई लाइफ, यह वह अफसर कहता है। यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। वह चुपके से मेरी आदतों में शामिल सा हो गया था। दोपहर के 2 बजते ही मन आतुर हो फेसबुक की तरफ खींचता। वह अपने फ्लाइंग क्लब की क्लासेस खत्म करके 2 बजे लौटता और आते ही मुझसे चैट करता। मैसेंजर पर लहराते 3 डांट्स उभारते ही मेरा मन छिछोरे खाने लगता। मैं चाहती यूं ही खिलता रहे, मैं पढ़ती रहूं उसके चैट करके मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती थी। उसकी इंग्लिश में एक शौकी, एक नशा, एक फिक्री भी थी, नए जमाने की पुरसोक अदा के साथ जो मेरे आसपास की एक फटक सकती थी। मैं उसमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती थी। थैंक यू गूगल, मैं चैट की एक का एक लाइन की हिंदी में इंग्लिश में अनुवाद करती, फिर उसे मैसेंजर पर टाइप करती। मैं उसके प्यार में, उसके एक लफ्ज में बहुत ही आहिस्ता से संभाल कर अपने मन के एक कोने में रखती जा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह क्षणभंगुर है। मेरे साथ पहली बार ऐसा हो रहा था, ऐसी आकुल सी हिरन कि रोम रोम पुलकित हो जाता। स्क्रीन पर उभरा एकाएक अक्षर मेरी आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतर जाता। मैं गुनगुनाने लगी थी, चहकने लगी थी, फुदकने लगी थी। मैंने उसका नाम अपने फोन में अनुज नहीं, खुशबू नाम से सेव किया था, जिससे कि वह अंश को शक न हो। मुद्दतों बाद मेरे इतने रोमांटिक दिन गुजर रहे थे। मुझे रह रहकर उसकी एक बात याद आती और मैं अंदर ही अंदर गुदगुदा जाती। मैं सपनों की तरह इस सतरंगी दुनिया में कितनी बार खुद को बुलाती थी। जब मैं परी को देखती तो मुझे इतना जिद्दी हो गया था कि लौट कर आना ही नहीं चाह रहा था। मैं लाख कोशिश कर खुद को सच्चाई के धरातल पर लैंड करने की कोशिश कर रही थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मेरी दोनों जिंदगियां आपस में क्लैश हो रही थी। मेरी सच्चाई और स्वप्निल लोग पर स्वप्निल जिंदगी का पड़ला भारी हो रहा था। जिंदगी ऐसी ही थी, मैंने दोनों सुख एक साथ क्यों नहीं पा सकती, जहाँ पति परी भी हो और मेरा स्वप्निल लोक भी हो। पर नहीं, मुझे एक को ही चुनना ही पड़ेगा। एक सुख को पाने के लिए दूसरे सुख को दफन करना ही पड़ेगा। मैं बेचारी में डूबी थी। इतने मेरे फोन आते थे। फोन मेरी बेटी के स्कूल में था। मैम, आप परी को स्कूल ले आइए, उसे तेज बुखार है। यह सुनते ही मेरा समूचा बदन कांपने लगा। मैं कैसे भूल गई, उसे कल भी बुखार था। मुझे आज उसे स्कूल ना भेजकर डॉक्टर को दिखाने कर जाना था। मैं डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेकर भूल गई। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और स्कूल की तरफ बढ़ा ली। स्वयं को अपराधिनी महसूस करने लगी। मैं बुरी माँ नहीं हूँ, परी से मेरा बहुत प्रेम है। मेरा स्वयं एक क्षणभंगुर था, फिर भी मैं उसके पीछे भागती रही, बेतहाशा भागे जा रही थी। मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया, दवाई देकर सुला दिया। पूरा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में निकल गया। रात को थकान से चूर होकर मैं अपनी गर्म टी पहन ली और फोन स्क्रॉल करने लगी। मोबाइल देखने का समय ना मिलने के चलते अनुज के बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए थे, जिन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। मैं फिर से अपनी स्वप्निल दुनिया में खो गई और मुझे अपने आसपास का भी होश न रहा। इतने में बंस ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और मैसेंजर पढ़ने लगे। वो बहुत ही सहज और सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले इंसान थे। सब कुछ जान लेने के बाद भी वे सहमित ही रहे। उस दिन बंस के सामने मेरा सब्र का बांध टूट गया था। आई एम सॉरी बंस, मैं बहुत अकेला और महसूस करती थी। आपके टूर्स ऑफिस के चलते आपका मेरे लिए समय नहीं मिलता था। आप देर से घर लौटते तो फोन पर बात करते हुए, फिर खाना खाते हुए और लैपटॉप आपके चेहरे के सामने होता था। आपके लिए अपनी फीमेल को नहीं, क्लाइंट को उनकी मेल का रिप्लाई देना जरूरी लगता था। काम के दबाव में आपकी जल्लाहट और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मैं अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करती थी। प्यार व्यार रोमांस आपको बहुत बचकाना और फैंटेसी लगने थे। मैं आपके प्यार के लिए वक्त के लिए तरस गई थी।
अनुज ठीक ऐसे वक्त मेरी जिंदगी में आया जब मैं अकेलेपन के कारण अवसाद के गर्त में धंसती जा रही थी। और यह कहते हुए वंश ने मुझे लिपट कर रोने लगी। मैंने स्वयं को संयत करते हुए आगे कहना शुरू किया। मैं रोने के लिए एक मजबूत कंधा चाहती थी, पर मेरे हिस्से में हमेशा तक यही आया। मेरे आंसू प्रेम की संवेदनाओं के रेशों में आप तक पहुंचाना चाहती थी, पर वो सब हमेशा आपके सामने रहने वाली स्क्रीन पर ही उलझ कर रह जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहती थी कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। हम शादी करते हैं इसलिए हम एक साथी की ज़रूरत होती है, पर समय के साथ यह उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार जताना भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्यार करना होता है। ये कुछ पलों के लिए सिर्फ आपकी प्रेमिका बनकर रहना चाहती थी। शादी के चंद सालों में ही मैं बस मम्मा और आप पापा बनकर रह गए। मैं तुम्हारे साथ ही नहीं, कुछ रात दिन इतनी मेहनत तुम्हारे बनकर रहना चाहती थी। परी के लिए ही कर रहा हूँ जिसमें तुम दोनों के सारे जहान की खुशियाँ दे सको। वंश ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, अक्सर ऐसा ही होता है, हम भौतिक सुखों की चाह में जीवन की सच्चाई खुशियों को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं और शादी के असली उद्देश्य यानी एक दूसरे को अच्छा मित्र बनाना, भावनात्मक सहयोग देना कहीं छूट जाता है। मैं कहती जा रही थी। वंश मुझे पहली बार इतनी ध्यान से सुन रहे थे। मुझे महसूस हुआ आंसुओं से मेरी पलकों में 2 महीनों से बसे हुए थे सारे सपने धुल रहे थे। अगले दिन शाम को मैं अपने बेड को क्लिट तैयार कर रही थी। परी को कितना भी टोकू वो सारा बेड अस्त व्यस्त कर देती थी और वंश को अस्त व्यस्तता बिल्कुल पसंद नहीं थी। चद्दर पर पड़ी सलवटों को देखकर उनके माथे पर सलवटें उभर आएंगी। इतने में वंश ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने चौंक कर खिड़की से बाहर की तरफ देखा। उसके बाद घड़ी की तरफ 5:30 बज रहे थे, यानी वंश भी नवंबर की चुलबुली ठंड का भरी शाम की तरह ऑफिस से कुछ जल्दी लौट आए थे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।